तो नाउ टॉक अबाउट द गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर कब से कब तक रहा? ये रहा है अराउंड 320 टू 550, तो अराउंड 2 सेंचुरी तक, मतलब 200 साल तक इन्होंने रूल किया। एंड गुप्ता जो काल होता है उसे गोल्डन एज बोलते हैं इंडिया में। इंडिया इस टाइम बहुत अच्छी तरह प्रॉस्पर कर रहा था। एंड गुप्ता एम्पायर के फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त एंड इनके सन थे श्रीगुप्त के घटोत्कच। एंड ये दोनों अपने आप को महाराजा बोलते थे, महाराज। तो श्रीगुप्त फाउंडर थे, इनके बेटे थे घटोत्कच, ये अपने को महाराजा बोलते थे। एंड तो सबसे अगर ट्रू फाउंडर बोले गुप्ता एम्पायर के तो ये बोलते हैं चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त वन को ट्रू फाउंडर बोलते हैं। इन्होंने अपना नाम दिया था महाराजा धिराज, महाराजा धिराज। एंड ये थे ट्रू फाउंडर चंद्रगुप्त वन। ट्रू फाउंडर कौन थे? वैसे फाउंड तो किया था श्रीगुप्त ने, उनके बेटे घटोत्कच ने, लेकिन ट्रू फाउंडर बोलते हैं चंद्रगुप्त वन को। तो यहाँ पे हमें इनके बारे में पता कैसे चलता है? क्योंकि इस टाइम पुराण लिखे गए, तो पुराण से इनके बारे में पता चलता है। फिर विशाखादत्त की बुक है देवी चंद्रगुप्तम, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त के बारे में है। विशाखादत्त ने लिखी है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। तो ये बताती है चंद्रगुप्त के टाइम, गुप्ता के टाइम की। उन्होंने एक मुद्रा राक्षस मिली है। मुद्रा राक्षस किसके लिए? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, ये किसके लिए? गुप्ता एम्पायर के लिए। मुद्रा राक्षस ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कैसे उन्होंने नंद को थ्रू करके मगध को अपना कैपिटल अपना बनाया था, मगध को कैसे राज किया था मगध पे। एंड इनके टाइम फाहियान के कुछ सोर्सेज आते, तो गुप्ता के टाइम फाहियान आए थे, एंड हर्षवर्धन के टाइम आए थे ह्यूनसैंग। तो एस से हर्षवर्धन, एस से ह्यूनसैंग। एंड फाहियान किसके टाइम में थे? गुप्ता के टाइम। एंड यहाँ पे मेहरौली आयरन पिलर, मेहरौली आयरन पिलर से पता चलता है। मेहरौली दिल्ली के पास एक जगह है, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास जगह मेहरौली आयरन पिलर भी गुप्ता एम्पायर के बारे में पता चलता है। फिर इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन रिटन ओवर इलाहाबाद पिलर, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन लिखा है इलाहाबाद पिलर में। इलाहाबाद पिलर, जो इलाहाबाद फोर्ट के अंदर एक इलाहाबाद पिलर है, वहाँ पे इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में गुप्ता एम्पायर के बारे में पता चलता है। कॉइन्स से काफी अच्छे क्वालिटी के कॉइन्स से काफी ज्यादा पता चलता है गुप्ता एम्पायर के बारे में। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो अशोका का पिलर था, इलाहाबाद का जो पिलर है, लेकिन यहाँ पे गुप्ता के बारे में भी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो चंद्रगुप्त वन की बात करें तो चंद्रगुप्त वन ये थे अराउंड 320 टू 330 एडी, तो 10 साल तक रहे। ये ट्रू फाउंडर बोले जाते हैं, इनको बोलते हैं महाराज धिराज, मीन्स ग्रेट किंग ऑफ किंग्स बोलते हैं। एंड इन्होंने शादी की थी किसको? लिच्छावी प्रिंसेस से शादी की थी, और इससे इनको काफी प्रेस्टीज एंड स्ट्रेंथ मिली। एंड यहाँ इनके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम गुप्ता एरा स्टार्ट हुआ। तो हम 3 एराज देख चुके हैं। तो एक था विक्रम संवत में क्या हुआ था? विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे ना, शाकास को हरा दिया था, तो ये इन्होंने अपना नाम दिया था विक्रमादित्य। तो यहाँ पे विक्रम संवत स्टार्ट था 57 बीसी। शकेरा होता है, कुषाण जब आता है, जब कुषाण आते हैं जिसमें थे कनिष्क आते हैं जब 78 एडी, तो ये शकेरा ऑफिशियल कैलेंडर इंडिया का। फिर गुप्ता एरा ये रहा 320 एडी। एंड आज जो हम कैलेंडर यूज करते हैं नॉर्मली ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। एंड हम ऑफिशियल कौन सा कैलेंडर है? शकेरा 78 एडी। तो गुप्त एम्पायर एक्सपेंड कैसे हुआ? लेट्स सी थ्रू द मैप। सो ये इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे जो एरिया है ये था पहले चंद्रगुप्त वन के टाइम इतना एरिया था। फिर जो समुद्रगुप्त आए, समुद्रगुप्त ने अपना एरिया इतना ज्यादा बढ़ा लिया, तो ये है समुद्रगुप्त का एरिया। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त टू, जो चंद्रगुप्त ने एरिया यहाँ तक और एक्सटेंड कर लिया, तो ये है चंद्रगुप्त टू। तो चंद्रगुप्त टू के बाद पूरा एरिया इंडिया के अंदर था। फिर चंद्रगुप्त को तो 10 साल तक रहते हैं। फिर इसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त ये रहते हैं 330 टू 380 और 50 साल तक रहते हैं। एंड ये ग्रेटेस्ट रूलर हैं इंडिया के, अगर देखें गुप्ता एम्पायर के, तो इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया। एंड काफी अच्छा मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करते थे, डिलाइट इन द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। एंड इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद में पिलर है, उसमें इनके बारे में लिखा हुआ है। जो अशोका का पिलर है इलाहाबाद में, तो अशोका का पिलर में दूसरी लैंग्वेज है। अब इन्होंने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में अपने बारे में लिखा है संस्कृत में, संस्कृत फिर से यूज होने लगी। तो अशोका के टाइम तो प्राकृतिक लिखवाते थे अशोका, तो इन्होंने संस्कृत लिखवाई है तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में देखो, एक तो अशोका ने लिखवाया, उसके बाद ये समुद्रगुप्त ने लिखवाया, उसके बाद जहांगीर उन्होंने भी अपने बारे में लिखा है। तो 3 लोगों के बारे में लिखा है, अशोका, समुद्रगुप्त एंड जहांगीर, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। एंड समुद्रगुप्ता को कभी भी इन्होंने डिफीट नहीं देखी, इन्हें तभी नेपोलियन बोलते, कभी भी डिफीट नहीं देखी। इन्होंने असम तक ऑक्युपाई कर लिया था। तो समुद्रगुप्ता ने कितना ऑक्युपाई किया? असम वाले एरिया, ईस्टर्न अफगानिस्तान, फिर कश्मीर इन द नॉर्थ एंड तमिलनाडु इन द साउथ।
तो यहाँ तक ये आ गए थे समुद्रगुप्त बहुत ज़्यादा, तभी इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त क्या करे, इन्होंने साउथ किंगडम को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उन्होंने साउथ किंगडम को हराया, उनको वापस कर दिया। उन्होंने बोला कि आप हमें सुजैनिटी मांगो, हमें अपने ऊपर मांग लो, लेकिन आपको कैप्चर नहीं कर रहे हैं। तो ये साउथ के किंगडम भी सुजैनिटी देते थे किसको, समुद्रगुप्त को। यानी काफ़ी ग्रेट लवर थे आर्ट एंड लिटरेचर के, आर्ट एंड लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे एंड काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट थे किसमें, म्यूजिक समुद्रगुप्त काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। वीणा प्लेयर बजाते हुए इनकी कॉइन पिन की फोटो है, वीणा प्लेयर बजाते हुए ऐसे, तो ये वीणा में इनकी फोटो है। एंड उससे इनको कविराज बोलते थे। पोएट्री में भी काफ़ी अच्छे, तो ऑलराउंडर थे कविराज। मीन्स पोएट्री में अच्छे थे, म्यूजिक में अच्छे थे, लड़ने में अच्छे थे, आर्ट एंड लिटरेचर में अच्छे थे, तो बिल्कुल ऑलराउंडर एक राजा थे। एंड इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पोइट्स एंड स्कॉलर्स को भी पैट्रोनाइज किया। सबसे इंपॉर्टेंट है हरि सेन। तो हरि सेन ने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में संस्कृत में लिखा है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में हरि सेन ने संस्कृत में लिखा है इनके बारे में। एंड इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखा है, काफ़ी ज़्यादा तारीफ की, भगवान का दर्जा दे दिया समुद्रगुप्त को। एंड ये वैष्णविज्म को फॉलो करते थे, वैष्णविज्म, लेकिन टॉलरेंट थे अदर रिलीजन के लिए भी। एंड समुद्रगुप्त वैष्णविज्म को फॉलो करते थे एंड दे वर टॉलरेंट टू अदर रिलीजन्स। फिर आए समुद्रगुप्त टू ये आए चंद्रगुप्त टू आए 380। समुद्रगुप्त ने अपने जो बच्चे का नाम रखा अपने बाप के नाम पर रखा, सो लाइक समुद्रगुप्त ने नाम रखा चंद्रगुप्त टू। तो इन्हें बदल दिया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यानी हाई वाटर मार्क है गुप्ता एम्पायर में, काफी ज्यादा एरिया इन्होंने शक को हरा दिया। तो शक का पूरी तरह से शक जो इस जगह थे पूरी तरह हराने का श्रेय किसको जाता है, चंद्रगुप्त टू को। शक की पावर काफी खत्म हो गई, लेकिन चंद्रगुप्त टू ने पूरी तरह से खदेड़ दिया। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था, हम देख चुके हैं, बैरीगाजा और बरोच पोर्ट और बैरीगाजा पोर्ट जो गुजरात में था। अब जितने भी ट्रेडर्स से मथुरा और यहाँ से आराम से आके रोमन से ट्रेड कर सकते थे बरोच पोर्ट के थ्रू, तो काफी इजी कर दिया। तो ट्रेड काफी बड़ा चंद्रगुप्त टू के टाइम। तो शाकास को हरा दिया, मालवा एंड गुजरात वाले एरिया से पूरी अच्छी तरह से हरा दिया। एंड वेस्टर्न सी पोर्ट मतलब बरोच भी इनको मिल गया। एंड यहाँ पे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ने काफी मैरिज अलायंसेस किए। यहाँ पे वाकाटका किंग थे इस टाइम, गुप्ता के टाइम यहाँ पे कौन थे, वाकाटकास। तो वाकाटकास किंगडम में यहाँ पे अपनी जो बेटी थी एंड इन्होंने रुद्रसेना, तो जो जैसे चंद्रगुप्त टू है, तो चंद्रगुप्त टू की एक बेटी थी, तो बेटी की ने शादी करा दी वाकाटका किंगडम के राजा से। तो वाकाटका के राजा से इन्होंने शादी करा दी, अपनी बेटी का नाम था रुद्रसेना की शादी करा दी वाकाटका किंग से। तो मैट्रिमोनियल अलायंस भी करते थे, इससे भी इनकी काफी पावर ज्यादा बढ़ी। तो इनके 2 कैपिटल थे। तो पहला कैपिटल था इनका प्रयाग, इलाहाबाद पहले इंस्क्रिप्शन इलाहाबाद में लिखा क्योंकि चंद्रगुप्त का ये गुप्ता एम्पायर का कैपिटल ही था। सेकंड कैपिटल इनका था उज्जैन, तो पहला कैपिटल था इलाहाबाद, सेकंड कैपिटल था उज्जैन। तो चंद्रगुप्त टू के बारे में कहाँ पे मिलता है, तो इम्पोर्टेंट जो मेहरौली आयरन प्लेटर है, कहाँ किसके पास, कुतुब मीनार के पास मेहरौली आयरन प्लेटर, आज तक ये ऐसे ही खड़ा हुआ है, इसमें आज तक कभी जंग नहीं लगी इसमें मेहरौली आयरन प्लेटर में। तो गुप्ता एम्पायर के टाइम इतनी अच्छी साइंस डेवलप हो गई थी कि रस्ट फ्री आयरन बना सकते थे। तो आज भी नहीं पता है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगी मेहरौली आयरन प्लेटर में। एंड ये इसका इनको रेंज में उज्जैन कोर्ट में जिनका रेंज था, तो यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर थे जैसे कालिदास। तो चंद्रगुप्त टू के टाइम के चंद्रगुप्त टू के टाइम में कालिदास, अमर सिम्हा जिन्होंने अमर कोश लिखी है, अमर सिम्हा, तो ये सब किसके टाइम के, चंद्रगुप्त टू के टाइम के। एंड इनके कोर्ट में चंद्रगुप्त टू के, एक तो हमने कालिदास देखा, अमर सिम्हा, तो नवरत्नास थे, 9 जेम्स थे किसके कोर्ट में, चंद्रगुप्त टू के एम्पायर में नवरत्नास थे। एंड मेहरौली आयरन पिलर में हमें चंद्रगुप्त टू के बारे में मिलता है। तो एम्पायर कहाँ तक फैल गया, इनका पूरा नॉर्थ में पूरा एम्पायर था। साउथ वाले भी सुजेनिटी देते थे, यहाँ पे देखो वाकाटका यहाँ से मैट्रिमोनियल अलायंस करी, साउथ वाले को हरा दिया था एंड वो सुजेनिटी शो करते थे। तो ये नॉर्थ इंडिया में ये पूरा इनका एम्पायर था। तो इनके टाइम गुप्ता एम्पायर के टाइम फाहियान आया था, तो वैसे ये 9 साल तक रहा इंडिया में, जिसमें से 6 साल इसने गुप्ता एम्पायर में बिताए। कहाँ से आया था, ये खोतान, काशगर, गंधार, पंजाबी, वेस्टर्न पार्ट से आया, खोतन, कशगर एंड गंधार एंड पंजाब। और कहाँ गई, ये रियल ओरिजिनल राइटिंग चाहता था कि इनकी बुद्ध की ओरिजिनल चीज आता थी। पेशावर किसका कैपिटल था, हमें देखा था कुशान का। तो यहाँ पे उन्होंने काफी बड़ी मूर्ति बनाई थी पेशावर में, तो ये फायर ने डिस्कवर की है, काफी पेशावर में बड़ी मूर्ति है बुद्धा की। फिर मथुरा गए, मथुरा में भी काफी इंपॉर्टेंट सेंटर था, कन्नौज, श्रावस्ती, कपिल वस्तु, कुशीनगर जहाँ पे डेथ हुई थी बुद्धा की, कुशीनगर। एंड फिर पाटलिपुत्र यहाँ पे बुद्धा का काफी इंपॉर्टेंट जगह है, काशी एंड बौद्ध गया। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट जगह गए, ये पेशावर, मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती, कपिल वस्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, काशी एंड बौद्ध गया।
तो पर्पस यह था कि बुद्धा के लैंड को देखना कि बुद्धा कहाँ जन्मे थे और बुद्धा की मैन्युस्क्रिप्ट को कलेक्ट करना, ये उद्देश्य था फाहियान का। तो काफी साल तक ही रहे, 3 साल तक रहे पाटलिपुत्र में, 3 साल तक रहे। एंड उन्होंने संस्कृत सीखी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में संस्कृत सीखी, क्यों सीखी थी? बुद्धिस्ट टेक्स्ट कुषाण जब कनिष्क थे उनके टाइम 4 बुद्धिस्ट काउंसिल में संस्कृत यूज होने लगे थे, तो संस्कृत सीखी। संस्कृत से उन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बहुत सारे बुद्धिस्ट कॉपी किए। काफी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते हैं फाहियान की रिलीजियस, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी गुप्ता एम्पायर की, सोशल रिलीजियस कंडीशन क्या थी। एंड बोलते थे एम्पायर बहुत ज्यादा प्रॉस्परस था। एंड जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बुद्धिज्म फ्लरिश कर रहा था। बुद्धिज्म यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में फ्लरिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे गैंगेटिक वैली में, ये यहाँ पे ये स्टेट ऑफ निग्लेक्ट बोला है कि बुद्धिज्म यहाँ पे नहीं इतना बढ़ावा मिला था, तो नॉर्थ वेस्ट में बुद्धिज्म अभी भी फ्लरिश कर रहा था। एंड उन्होंने गैंगेटिक वैली को बोला है लैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म। किसने बोला है? फाहियान ने। तो फाहियान ने जो गैंगेटिक वैली बोला है उसे लैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म। यहाँ पे उन्होंने बोला बुद्धिज्म स्टेट ऑफ निग्लेक्ट में थी, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में फ्लरिश कर रही थी। एंड इन्होंने गैंगेटिक वैली को बोला है लैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म। फिर उसके बाद है कुमार गुप्त। तो ये 415 to 455 थे, कुमार गुप्ता है। एंड इनके टाइम में एम्पायर में काफी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थी एम्पायर में। एंड उन्होंने काफी कॉइन्स इशू किए। एंड इनके इंस्क्रिप्शन पूरे गुप्ता एम्पायर में काफी ज्यादा मिलते हैं। इन्होंने अश्वमेधा एक्सरसाइज करवाई। अश्वमेधा किसने करवाई? कुमार गुप्त ने। सबसे इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किया, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंड की। अब नालंदा यूनिवर्सिटी जिसको इंटरनेशनल रेपुटेशन मिली, वो किसने की थी? कुमार गुप्त ने। एंड इन्हीं के टाइम हुन्स अप टाइम कर रहे थे कि इंडिया में अटैक करे जाके। तो सेंट्रल एशिया में एक ट्राइब थी हुन्स, तो हुन्स बोले थे कि इंडिया में जाके अटैक करें, कि हिंद कुश माउंटेन से इंडिया में अटैक करने की बातें चली थी हुन्स की कुमार गुप्त के टाइम। तो फिर आए स्कंद गुप्त। ठीक है, स्कंद गुप्त ये अराउंड 455 to 467 AD। तो यहाँ पे मल्टीपल हुन इन्वेजन हुए, तो मल्टीपल हुन इन्वेजन हुए एंड दे वर रिपेल्ड बाय स्कंदगुप्त, एंड दे वर रिपेल्ड बाय स्कंदगुप्त। और हैवी स्ट्रेन थे ऑन द रिसोर्सेज एम्पायर, बहुत ज्यादा स्ट्रेन हुआ ऑन द रिसोर्स ऑफ एम्पायर। डिक्लाइन कैसे हुआ? तो लास्ट जो रूलर्स थे, तो स्कंदगुप्त के टाइम 17 बार अटैक हुआ था ऐसा बोला। तो जो एम्पायर का बहुत ज्यादा खजाना खत्म हुआ, स्कंदगुप्त ने हरा दिया हुन्स को, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेन आया था एम्पायर में, एम्पायर कमजोर होता गया। फिर हुन्स जब गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था कि आगे के रूलर बहुत ज्यादा वीक थे, हुन का इन्वेजन कंटिन्यू रहा उसके बाद भी। एंड जो मालवा में यशोधवर्मन थे, उन्होंने भी हुन्स के साथ हंस को एम्पायर को बचाने में हेल्प की थी गुप्तास के, लेकिन फिर बाद में वो भी राइज करने लगे। तो यशोधर्मन ऑफ मालवा, तो मालवा रीजन में यशोधर्मन और मालवा ये राइज करने लगे, जिससे गुप्ता के एम्पायर की और ज्यादा खत्म हो गई। तो यशोवर्धन और मालवा। तो अब हुन्स थे, हुन्स को बोलते थे हेप्टेथलाइस। तो हुन्स ये ऐसे इस एरिया में थे, तो हुन्स को बोलते थे हेप्थलाइट्स। एंड यहाँ पे इंडिया में उस टाइम तो जो लेटर गुप्ता से इतनी इस एरिया में सिकुड़ के रह गए। एंड इनके ऊपर थे कन्नौज के मुखौरीज, यहाँ पे थानेश्वर में थे पुष्यभूति, यहाँ पे गुर्जर पड़तेहार, और यहाँ पे सिंध वाला एरिया, यहाँ पे वल्लभी में कलाई चुरीज है यहाँ पे। एंड यहाँ पे फिर हमारे कुमार गुप्त हैं, यहाँ पे समत्रारा, तो ऐसे छोटे छोटे किंगडम थे यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो राजा बहुत सारे टाइटल्स लेते थे, जैसे परमेश्वरा, महाराजा अधिराज, जैसे चंद्रगुप्ता वन ने लिया था, एंड चक्रवर्ती परामनभद्र का। तो इस टाइप के वो एडमिनिस्ट्रेशन में अपना राजा टाइटल लेता था। फिर यहाँ पे अलग अलग नाम है, जैसे प्रोविंसेस को क्या बोलते थे? प्रोविंसेस को बोलते थे भुक्तीज, फिर गवर्नर्स को बोलते थे उपारिकास, फिर डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे वैश्यास। एंड डिस्ट्रिक्ट हेड, जो डिस्ट्रिक्ट पे हेड होता था उसको बोलते थे विश्यापति। फिर विलेज हेड, जो विलेज का हेड होता था उसको बोलते थे ग्रामिका, विलेज हेड को बोलते थे ग्रामिका। फिर सिटी एडमिनिस्ट्रेटर था, उसे बोलते थे नगर श्रेष्ठी। फिर यहाँ पे जो IAS ऑफिसर्स होते थे, जो लिंक का काम करते थे सेंटर एंड प्रोविंसेस के बीच में, उन्हें बोलते थे कुमार मात्यास। एक तरीके IAS ऑफिसर थे कुमार मात्यास एंड अयुक्तास। ये करते थे हेल्प किंग मेंटेन क्लोज कांटेक्ट विद द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। किंग प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्लोज कांटेक्ट बना के रखे, फिर काम करते थे कुमार मात्यास एंड अयुक्तास। फिर फॉरेन अफेयर मिनिस्टर को बोलते थे संधि विग्रह। फॉरेन अफेयर मिनिस्टर होता था उसको बोलते थे संधि विग्रह है।
तो ये फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है, संधि विग्रह है, तो वो इज अ फॉरेन अफेयर मिनिस्टर। एंड विलेजर्स को फोर्स लेबर कराया जाता था, इसको बोलते थे विष्टी। तो विलेजर्स को फोर्स लेबर कराया जाता था, आर्मी ऑफिशियल्स एंड आर्मी, रॉयल आर्मी एंड ऑफिसर्स को सर्व करने के लिए फोर्स लेबर को बोलते थे विष्टी। तो फाइयान ने क्या क्या बोला, फाइयान ने क्या क्या लिखा है इधर, फाइयान ने लिखा है काफी ज्यादा लिबरल एंड माइल्ड एंड बेनेवोलेंट था, काफी ज्यादा पीसफुल था, माइल्ड था, लिबरल था। एम्पायर, बहुत ही कम क्राइम होते थे, क्राइम बहुत कम होते थे, एंड पनिशमेंट भी अच्छी ज्यादा नहीं, तो पनिशमेंट फाइन, ज्यादा पनिशमेंट नहीं होता था, फाइन लग जाता था। एंड लोग प्रॉस्परस थे, लोगों के पास पैसा था, एंड जो रोड्स थी काफी ज्यादा सेफ थी रोड। फाइयान ने ये सब लिखा है कि रोड प्रॉस्परस थी, पीस था काफी ज्यादा, माइल्ड एंड बेनेवोलेंट एडमिनिस्ट्रेशन था, क्राइम कम थे, फाइन लग जाता था, एंड पनिशमेंट भी ज्यादा हार्ड नहीं थी। तो काफी यूनिक बात है गुप्ता एम्पायर की कि क्राइम भी कम थे एंड पनिशमेंट भी कम थी, एंड रोड भी सेफ रहती थी। फिर सोशल लाइफ देखे तो कास्ट सिस्टम रिजिड हो गई इनके टाइम, गुप्ता के टाइम कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड हो गई, अनटचेबिलिटी आ गई। अनटचेबिलिटी जैसे छुआछूत, जैसे यहाँ पे चंदल्स को अलग रखा जाता था, अलग सोसाइटी होती थी, उनको सेग्रीगेट किया जाता था, तो चंडाल्स थे, तो इस टाइप से अनटचेबिलिटी स्टार्ट हो गई। तो ब्राह्मण्स को टॉप लीडर पे रखा जाता था, एंड इनको काफी ज्यादा गिफ्ट्स मिलते थे, इनको सुप्रीम पावर मिली, काफी सुप्रीम हो गए ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड ब्राह्मण्स। एंड दो ब्रांचेस थी ब्राह्मण्स में, वो वैष्णविज्म फॉलो करते थे, एक शैवाइज्म। एंड गुप्ता कौन थे, वैष्णवाइट थे, गुप्ता वैष्णवाइट थे, एंड ज्यादा प्रेवलेंट था वैष्णविज्म गुप्ता के टाइम का। रिलीजियस फेस्टिवल काफी ज्यादा सेलिब्रेट होते, एलैबोरेट रिचुअल्स होते थे, होली दिवाली से रिलीजियस फेस्टिवल्स होते थे। इमेज वर्शिप ज्यादा होती थी, इमेज वर्शिप, टेम्पल भी काफी ज्यादा बने गुप्ता एम्पायर के टाइम। वुमेन की पोजीशन थी वो डिटेरिएट हो गई, बहुत ज्यादा वुमेन की पोजीशन डिटेरिएट हो गई, एंड इन्हें स्क्रिप्चर्स पढ़ना ये सब कुछ अलाउड नहीं था। मलाई जो वुमेन्स की पोजीशन खत्म हो जाएगी, इससे पता चलता है कि एरन इंस्क्रिप्शन, ये लेट गुप्ता पीरियड और हर्षवर्धन के टाइम का एरन इंस्क्रिप्शन है। एरन इंस्क्रिप्शन में मेंशन है सती का, इस टाइम सती सिस्टम भी स्टार्ट हो गया। एरन इंस्क्रिप्शन में लिखा है सती का, ये लेट गुप्ता पीरियड और हर्षवर्धन के पीरियड के टाइम में एरन इंस्क्रिप्शन सती के बारे में बताता है। तो आर्ट एंड कल्चर काफी ज्यादा फ्लरिश हुआ है, ऐसे गोल्डन एज बोलते हैं आर्ट एंड साइंस एंड लिटरेचर का गुप्ता पीरियड को। देखते हैं क्यों गोल्डन एज बोलते हैं। तो इसी टाइम नागरा एंड ड्राविडा स्टाइल है जो टेम्पल आर्किटेक्चर की, वो स्टार्ट हुई। ऐसा बोला जाता है कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में वहाँ पे आते थे, विहार होते थे, चैत्यास होते थे, तो वहाँ पे एक जगह होती थी जहाँ पे वो लोग बैठ के पूजा कर सकते थे, तो काफी फ्लरिश कर रहे थे। तो ऐसे ही सोच के कॉन्सेप्ट आया टेम्पल का, ये हिस्टोरियन बताते हैं कि टेम्पल का कॉन्सेप्ट ऐसे आया, वैसे ड्राविडा एंड नागरा स्टाइल स्टार्ट हुआ कि जो हिंदूज हैं वो भी एक जगह जाके पूजा कर सके, इसलिए टेम्पल का कॉन्सेप्ट आया। फिर टेम्पल स्कल्पचर्स काफी ज्यादा बड़े, केव टेम्पल स्टार्ट हुए। फिर दिल्ली आयरन पिलर के एंड कॉपर का बुद्धा स्टैचू मिला है, गुप्ता पीरियड के टाइम का है। कॉपर का बुद्धा स्टैचू ये ब्रहिंगम म्यूजियम में उठा के लगे थे ब्रिटिशर्स। एंड दिल्ली आयरन पिलर में अभी भी रस्ट नहीं लगी है, वहाँ पे महरौली में जो दिल्ली आयरन पिलर है, जिसमें चंद्रगुप्त टू के बारे में लिखा है, वो भी काफी अच्छा एग्जाम्पल है कि रस्ट फ्री आयरन बना सकते थे कॉपर बुद्धा। तो साइंस में काफी ज्यादा, मेटलर्जी में काफी ज्यादा इन्हें नॉलेज थी, कॉपर बुद्धा मिला है अभी जो ब्रहिंगम म्यूजियम में। फिर एक झांसी में एक दियोघर टेम्पल है, वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल बोलते हैं गुप्ता एम्पायर में, एक दियोघर टेम्पल बना है झांसी में। दियोघर टेम्पल का है झांसी में। यहाँ पे मुराल पेंटिंग्स मिली है, कहाँ पे, अजंता की मुराल पेंटिंग से बुद्धा की जातिका टेल्स बताती है अजंता में। तो अजंता पेंटिंग्स मिली है यहाँ पे, बुद्धा की जातिका टेल्स की स्टोरीज हैं। मुराल पेंटिंग जो अजंता केव्स है वहाँ पे गुप्ता की पीरियड के टाइम बनी है, अजंता केव्स में जो पेंटिंग है। फिर बाघ केव्स, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में है बाघ केव्स। तो बाघ केव्स में भी यहाँ पे मुराल पेंटिंग्स काफी ज्यादा फेमस है बाघ केव्स की। यहाँ पे रॉक कट बुद्धिस्ट विहारास बने, बुद्धिस्ट विहार कहाँ पे, बाघ केव्स में। फिर उदयगिरी केव्स, मध्य प्रदेश में है उदयगिरी केव्स। तो उदयगिरी केव्स में यहाँ पे विष्णु का जो वराह अवतार है, वराह मतलब पिग का अवतार है, वराह अवतार है कहाँ पे, उदयगिरी केव्स मध्य प्रदेश में। वराह अवतार है किसका, विष्णु का, तो वराह अवतार है विष्णु का उदयगिरी केव्स में। नाउ टॉक अबाउट द लिटरेचर। तो लिटरेचर कैसे था, संस्कृत प्राइमरी लैंग्वेज है गुप्ता के टाइम की, संस्कृत काफी इंपॉर्टेंट हो गई थी, काफी ज्यादा एपिक्स, लिरिक्स, ड्रामा, प्रोज स्टाइल्स में लिखे गए हैं। एंड जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज की जाती थी संस्कृत को लिखने के लिए, इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट से अब नागरी स्क्रिप्ट पे आ गया। पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज होती थी, तब नागरी स्क्रिप्ट आ गया गुप्ता के टाइम के। आज हम देवनागरी स्क्रिप्ट यूज करते हैं, वो भी नागरी स्क्रिप्ट का ही प्रिकर्सर है। एंड बहुत सारे पुराण जो फाइनल कंपाइलेशन हुआ अच्छे से पीरियड में, जो आज हम देखते हैं, रामायण, महाभारत, ये सब गुप्ता पीरियड के टाइम हुआ। फिर एक इम्पॉर्टेंट बुक सी मुद्रा राक्षस, ये देखते हैं विशाखा दत्त ने कौन कौन सी बुक लिखी। विशाखा दत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस एंड देवी चंद्रगुप्तम ये लिखी है विशाखा दत्त ने। फिर
मिर्च कटिका किसने लिखी है? मिर्च कटिका तो ये लिखी है शूद्रक, तो मिर्च कटिका लिखी है शूद्रक ने। एंड फिर काव्यदर्शा, काव्यदर्शा एंड दश कुमार चरिता, दश कुमार चरिता ये किसने लिखी है? तो काव्यदर्शा एंड दश कुमार चरिता ये लिखी है डैंटन ने। तो डैंटन ने कौन कौन से लिखे? काव्यदर्शा एंड दश कुमार चरिता एंड मिर्च कटिका शूद्रक, तो काव्यदर्शन दश कुमार चरिता ये लिखी है डैंटन ने। फिर वाश्वदत्ता, वाश्वदत्ता किसने लिखी है? वाश्वदत्ता लिखी है शुभंदु, तो वाश्वदत्ता लिखी है शुभंदु, वाश्वदत्ता शुभंदु से। कालिदास की बुक लिख रहे हैं, कालिदास का ड्रामा है अभिज्ञान शकुंतलम, तो ड्रामा लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम। प्ले इनका है विक्रम उर्वश्यम एंड मालविका अग्निमित्रम, तो ये प्ले है। फिर एपिक्स इनकी, एपिक्स है रघुवंश एंड कुमार संभवा, तो रघुवंश एंड कुमार संभवा ये एपिक्स है। लिरिक्स है इनकी, लिरिक्स है इनकी ऋतु संहारा एंड मेघदूत, मेघदूत। तो कालिदास की देखिए ड्रामा है अभिज्ञान शकुंतलम, प्ले है विक्रम उर्वश्यम एंड मालविका अग्निमित्रम, एपिक्स इनकी रघुवंश एंड कुमार संभवा, लिरिक्स है ऋतु संहारा एंड मेघदूत। फिर पंचतंत्र लिखी गई इस गुप्ता के टाइम। पंचतंत्र किसने लिखी है? ये लिखी है विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी है। अमरकोश इनके टाइम की लिखी है, तो थ्रेसरस है, इसमें बहुत सारी मीनिंग्स है संस्कृत में, तो ये अमरकोश लिखी है अमर सिम्हा, ये भी गुप्ता के टाइम लिखी है अमर सिम्हा ने लिखी है अमरकोश। तो साइंस में काफी ज्यादा इन्होंने तरक्की की, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में एंड एस्ट्रोलॉजी में, मेडिसिन में। फिर आर्यभट्ट ने लिखी आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम लिखी सूर्य सिद्धांता, ये किसने लिखी है? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने लिखी आर्यभट्टियम एंड सूर्य सिद्धांता, किसने लिखी है? आर्यभट्टिया, आर्यभट्ट ने लिखी है आर्यभट्टियम एंड सूर्य सिद्धांता। फिर पंच सिद्धांत, पंच सिद्धांत में एस्ट्रोनॉमिकल 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम के बारे में, पुराने सिद्धांत में 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम के बारे में पता चलता है। फिर बृहत जातिका, बृहत जातिका किसके ऊपर है? एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है, बृहत जातिका एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। फिर बृहत संहिता, बृहत संहिता ये एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योग्राफी, आर्किटेक्चर, वेदर के बारे में लिखा है बृहत संहिता में। वाघभट्ट ने लिखी है, वाघभट्ट ने लिखी है अष्टांग संग्रह, तो ये वाघभट्ट ने लिखी है अष्टांग संग्रह, ये है कंपेंडियम ऑफ 8 ब्रांचेस आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये है वाघभट्ट ने लिखी है। एंड चरक ने इस टाइम गुप्ता पीरियड के टाइम लिखी है चरक संहिता। एंड सुश्रुत ने लिखी है सुश्रुत संहिता, तो सुश्रुत मतलब सर्जरी, चरक में मतलब मेडिसिन, तो चरक मतलब चरक संहिता मेडिसिन है, सुश्रुत मतलब सर्जरी।